गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हमने लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने सीखा था। आज का जो लेक्चर है उसमें हम पहले ये सीखेंगे कि कोई अगर हमें प्रॉब्लम दी जाती है तो उसको पहले कैसे फ्रेम करेंगे और फ्रेम करने के बाद उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो आज आइए शुरू करते हैं हमारी दूसरी एक्सरसाइज से पहला क्वेश्चन। तो ये पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है कि रेशमा विशेस टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड P and Q in such a way that vitamin contents of the mixture contains at least 8 units of vitamin A and 11 units of vitamin B. Food P costs rupees 60 per kg and food Q costs rupees 80 per kg. Food P contains 3 units per kg of vitamin A and 5 units per kg of vitamin B, while food Q contains 4 units of vitamin A and 2 units per kg of vitamin B. Then determine the minimum cost of the mixture. तो आपने इस क्वेश्चन को पढ़कर ये समझा होगा कि कोई व्यक्ति दो प्रकार के फूड हैं जिनका नाम फूड पी और फूड क्यू, इनकी मिक्सिंग की हेल्प से एक डाइट प्लान तैयार करना चाहता है। दोनों में विटामिन ए और विटामिन बी की मात्राएं हैं, अलग अलग हैं। तो हमें ये डिटरमाइन करना है कि कैसे हम इन दोनों फूड्स को मिक्स करके यूज़ करें जिससे कि जो कॉस्ट ऑफ फूड है वो मिनिमम हो जाए और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें पर्याप्त मात्रा में मिल भी जाए। तो इसके लिए हम एक कच्चा काम कर लेते हैं। पहले यहां पर हम लिखते हैं फूड पी और फूड क्यू के बारे में। पहले हम इसकी कॉस्ट लिख लें। तो जो कॉस्ट है वो फूड पी की कॉस्ट है 60 रुपीज पर केजी, 60 रुपीज पर केजी, जबकि फूड क्यू की कॉस्ट है रुपीज 80 पर केजी। अब दोनों में विटामिन ए और विटामिन बी उपलब्ध हैं। विटामिन ए और विटामिन बी दो प्रकार के विटामिन दोनों में उपलब्ध है। तो विटामिन ए की अगर हम मात्रा की बात करें तो फूड पी में 3 यूनिट हैं विटामिन ए के पर केजी और 5 यूनिट हैं विटामिन बी के। ये पर केजी उपलब्ध हैं। और इसी प्रकार से फूड क्यू में ये 4 यूनिट पर केजी और 2 यूनिट पर केजी उपलब्ध है। जहां तक आवश्यकता की बात है, अगर हम रिक्वायरमेंट की बात कर लें तो रिक्वायरमेंट विटामिन ए की जो मिनिमम है वो है कम से कम 8 यूनिट की, और विटामिन बी की जो आवश्यकता है किसी भी व्यक्ति को वो कम से कम 11 यूनिट की। तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें इस क्वेश्चन से मोटे तौर पर नोट कर ली। आप किसी भी क्वेश्चन को कम से कम 2 बार जरूर पढ़ें, जिससे आपको पहली बार उस क्वेश्चन का आइडिया होगा कि ये क्वेश्चन किससे संबंधित है, क्या हमें ढूंढना है इसमें, और उसके बाद में जो जो भी उसके अंदर मोटी मोटी बातें हैं वो आप नोट करते चलें। तो अब हमने मोटी मोटी बातें यहाँ नोट कर ली हैं। मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कि दोनों फूड पी और फूड क्यू को मिक्स करके
एक मिनिमम कॉस्ट वाला फूड तैयार करना, जिससे कि हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट विटामिन ए और विटामिन बी की पूरी होती रहे। तो हम मान लेते हैं कि लेट x kg ऑफ फूड P एंड y kg ऑफ फूड Q is mixed for desired results। तो पहले हम फाइंड करेंगे कि जो कॉस्ट है वो क्या है, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो मिनिमाइज करना है हमें हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन z को। तो अगर फूड P हमने x kg यूज किया है, फूड P की कॉस्ट है 60 रुपीज पर kg, तो फूड P को खरीदने में हमारा खर्चा होगा 60x रुपीज का। और इसी प्रकार से फूड Q जो कि y kg हमें चाहिए, उसको खरीदने का खर्चा है 80y। तो कुल मिलाकर खर्चा हुआ 60x प्लस 80y। तो ये जो कॉस्ट आई है इसे हमें मिनिमाइज करना है। उसके बाद क्या कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को भी ध्यान रखें। तो सब्जेक्ट टू कंडीशन, इन कंडीशन को ध्यान रखें। पहली कंडीशन है विटामिन ए की जो मात्रा है कम से कम हमें 8 यूनिट जरूर मिल जाए। अब विटामिन ए कहां से मिल सकता है? हर किलोग्राम में फूड पी में 3 यूनिट विटामिन ए की है, जबकि फूड क्यू के हर किलोग्राम में 4 यूनिट्स हैं। तो अगर मैं x kg फूड पी लेता हूं तो फूड पी से मुझे विटामिन ए की जो मात्रा मिलती है वो मिल जाएगी 3x यूनिट विटामिन ए। तो 3x यूनिट तो हमें मिलेंगे फूड पी से और 4y यूनिट मिलेंगे फूड क्यू से। तो टोटल हमारा हो गया 3x प्लस 4y यूनिट्स। और ये हर हालत में, क्योंकि हमें कम से कम 8 यूनिट की जरूरत होती है विटामिन ए की इस क्वेश्चन के अनुसार, तो 3x प्लस 4y की वैल्यू एटलीस्ट 8 हो या उससे बड़ी होनी चाहिए। उसके बाद में विटामिन बी की मात्रा, विटामिन बी की मात्रा जो है वो 5 यूनिट पर केजी है फूड एक्स में, तो यानी फूड पी में, तो फूड पी से मुझे 5 × x यूनिट विटामिन बी मिलेगा। इसी तरह से फूड क्यू में जो कि 2 यूनिट्स पर केजी विटामिन बी रखता है, वहां से मिलेगा 2y यूनिट्स। तो विटामिन बी की जो टोटल क्वांटिटी है वो 5x प्लस 2y यूनिट्स हो गई, और ये कम से कम 11 जरूर, इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 11। अब साथ में आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि जो फूड पी है, फूड क्यू है, आप जो भी लेंगे, जो x kg और y kg ले रहे हैं, वो हर हालत में ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो, यानी नॉन नेगेटिव हो। ऑल्सो x एंड y बोथ आर ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो इन सबको अगर मैं इकट्ठा कर लेता हूं तो ये हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बनती है, जो अभी तक हमें बना कर दी जाती थी। तो हेंस आवर एलपीपी इज, हम एक बार नोट कर लेते हैं। तो हेंस एलपीपी इज, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो है मिनिमाइज करना है इसे, मिनिमाइज z इक्वल टू 60x प्लस 80y। कंडीशन हम यहां लिख रहे हैं। पहली कंडीशन है सब्जेक्ट टू कंडीशन 3x प्लस 4y ग्रेटर और इक्वल टू 8, ये पहली इक्वेशन है। और साथ में दूसरी इक्वेशन है 5x प्लस 2y ग्रेटर और इक्वल टू 11। तो ये दो इक्वेशंस और दो नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स भी हैं, जो कि x और y दोनों ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो आप पिछले क्वेश्चन से इतना तो आप समझ ही गए हैं कि जब भी x एंड y ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो, ऐसी परिस्थिति में हमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि हमारा सॉल्यूशन सेट हमेशा ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस हम लिखेंगे।
कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस होंगी। पहली है 3x + 4y = 8। आप इसको इजी वे में जल्दी बना सकें इसका ग्राफ, इसलिए हम इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल लेते हैं। हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3x/8 + 4y/8 = 1, जिसे हम और सॉल्व करके x ÷ 8/3 + y/2 = 1 लिख सकते हैं। ये हमारी पहली इक्वेशन। और दूसरी जो इक्वेशन हमारी बनेगी वो है 5x + 2y = 11। तो 5x + 2y = 11, दोनों साइड को 11 से डिवाइड कर दें तो हमें मिलता है 5x/11 + 2y/11 = 1, या x ÷ 11/5 + y ÷ 11/2 = 1। ये दूसरी इक्वेशन। तो दो ही कंडीशंस हैं यहाँ पर आप थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि जो हमारे पॉइंट्स हैं, जो इंटरसेप्ट हैं, वो इंटीग्रल नंबर्स नहीं हैं। कोई बात नहीं, अगर इंटीग्रल नंबर्स नहीं भी आते हैं आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू इनकी फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम बनाते हैं दो लाइंस जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को डिनोट करेंगे। ये y एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। तो पहली इक्वेशन के लिए जो x है वहां पर x एक्सिस पर इंटरसेप्ट 8/3 लेंथ का है। 8/3 को आप डिवाइड करते हैं तो लगभग 2.67 हमें मिलता है। तो आप एक आइडिया के तौर पर 2.7 यूनिट्स पर कट लगा सकते हैं, y एक्सिस पे 2 यूनिट्स पे कट लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 1, यहाँ ले लेता हूँ 2 और यहाँ ले लेता हूँ 3। तो 8/3 2.7 के नज़दीक कहीं होगा, तो ये पॉइंट हम ले लेते हैं 8/3। x एक्सिस पर ही एक पॉइंट और आएगा 11/5। 11/5 का मतलब होता है 2.2। तो ये पॉइंट हम ले लेते हैं 2.2 यानी 11/5। ये दो पॉइंट्स हम मार्क कर चुके हैं। y एक्सिस पर एक पॉइंट हमें लेना है 2 और दूसरा पॉइंट लेना है 11/2 यानी 5.5। तो हम 1 2 3 4 5 6 और 5.5 इसके बीच में ले लेंगे। पहली लाइन ड्रा करने के लिए x एक्सिस पर पॉइंट लेते हैं 8/3, y एक्सिस पर लेते हैं 0.2 और दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। और यहां लिख भी देते हैं कि ये ग्राफ है 3x + 4y = 8 का। अब इसके बाद हमें ये देखना होगा कि ये जो 3x + 4y = 8 लाइन है, इसने दो हाफ प्लेन्स बनाए। कौन सा हाफ प्लेन? हमारा रिक्वायर्ड हाफ प्लेन। इसको चेक करने के लिए मैं इस इक्वेशन में ओरिजिन का यानी 0 0 का यूज करता हूं। जब मैं यहां 0 0 रखूंगा तो मुझे मिलेगा कि 0 greater or equal to 8, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी ओरिजिन इस हाफ प्लेन में नहीं होगा जो हमारा रिक्वायर्ड हाफ प्लेन है। इसका मीनिंग वो हाफ प्लेन जिसमें ओरिजिन नहीं है वही रिक्वायर्ड हाफ प्लेन होगा, यानी इस लाइन से ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो रिक्वायर्ड हाफ प्लेन। दूसरा लाइन ड्रा करते हैं। तो x एक्सिस पर पॉइंट हमें लेना है 11/5 और y एक्सिस पर लेना है 11/2, यानी ये दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं। और इस पर हम लिख भी देते हैं कि ये लाइन है 5x + 2y = 11। और इसके लिए भी हम वो एरिया फाइंड करते हैं जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया बनाएगा, रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन बनाएगा। तो इसमें भी हम ओरिजिन पुट करेंगे, हमें मिलेगा 0 greater or equal to 11, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी इसके अंदर भी ओरिजिन शामिल नहीं होगा। तो ओरिजिन
जब शामिल नहीं है तो इसका मीनिंग इससे जो ऊपर का रीजन है वो रिक्वायर्ड रीजन। तो दोनों का जो कॉमन रीजन है वो ये है। इन पर हम नंबरिंग कर देते हैं। ये पॉइंट हम A ले लेते हैं, इस पॉइंट को B ले लेते हैं और ये पॉइंट C ले लेते हैं। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो हमें क्लियर हैं। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो निश्चित रूप से हम देख सकते हैं। जो A पॉइंट है हमारा वो 8/3 और 0 है। जो C पॉइंट है वहां पर x 0 है लेकिन y 11/2 है। अब हमें B पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो B पॉइंट को फाइंड करने के लिए दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व भी करें। तो हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और इससे पॉइंट B फाइंड करते हैं। तो टू फाइंड पॉइंट B वी सॉल्व 3x + 4y = 8 and 5x + 2y = 11। और इसको सॉल्व करने के लिए ये दो इक्वेशंस हैं, हम दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फर्स्ट के साथ सॉल्व कर देते हैं। तो हमें मिलता है 3x + 4y = 8। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 10x + 4y = 22। तो माइनस कर देते हैं हम इसको। तो हमें मिलेगा -7x = -14, यानी x हमें मिल जाता है 2। x की वैल्यू मिल गई है तो 3 × 2 इसमें रख देते हैं पहली इक्वेशन में। 4y = 8। आपने x की वैल्यू 2 रखी है तो 4y हुआ है 8 - 6 यानी 2। तो y की जो वैल्यू आई है 2/4 यानी 1/2। तो इससे हमें B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ये पॉइंट है 2 और 1/2। तो इस पॉइंट की पुष्टि आप ग्राफ से भी कर सकते हैं, वहां से भी आपको ये पॉइंट मिल जाएगा अगर आपने एग्जैक्ट स्केल का यूज किया है। तो अब आपके पास तीनों पॉइंट्स आ चुके हैं। तो z की वैल्यू हम फाइंड करते हैं तीनों पॉइंट्स पर। तो z की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब z की वैल्यू पहले हम a पर फाइंड करेंगे। तो ये होगा 60 × 8/3 + 0, यानी z की वैल्यू a पर आई 160। अब z की वैल्यू b पर फाइंड करते हैं। 60 × 2 + 80 × 1/2। तो 60 × 2 ये भी 120 है और ये भी 40 जोड़ने के बाद 160 ही होगा। अब उसके बाद बारी आती है z की वैल्यू c पर। तो z की जो c पर वैल्यू है वो है 60 × 0 + 80 × 11/2। तो यानी 440 आपको ये मिल जाता है। अब हमारा जो ये काम था वो ये था कि हम मिनिमाइज करें z को। आपने एक बार देखा कि जो हमारा फिजिबल रीजन है वो अनबाउंडेड है। तो फिजिबल रीजन अनबाउंडेड होने के कारण से, तो एज फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, तो वी हैव टू चेक, we shall check whether minimum value of z exist or not। हमें चेक करना पड़ेगा कि मिनिमम वैल्यू z की एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती। अब ये कैसे पता लगाते हैं कि मिनिमम वैल्यू इसकी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो जो भी मिनिमम वैल्यू हमारी आई है दोनों ही केसेस में 160 ही आई है। तो हम इस इनइक्वेशन का सॉल्यूशन चेक जो है उसको चेक करेंगे। तो वी check the solution set of
तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 60x प्लस 80y, उसको आप मिनिमम वैल्यू के पहले इक्वल रखें 160 के। अब अगर ये मिनिमम की प्रॉब्लम है तो आप चेक करें इसका सॉल्यूशन सेट, इस इक्वेशन का 60x प्लस 80y लेस देन 160 का। आप 10 से डिवाइड कर सकते हैं या 20 से डिवाइड कर दें। आप 20 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 3x प्लस 4y लेस देन 8। 3x प्लस 4y लेस देन 8। तो ये 3x प्लस 4y इक्वल टू 8 का ग्राफ तो ऑलरेडी बना हुआ है। जब आप इसमें 0 0 यूज करते हैं तो आप देखते हैं कि 0 8 से छोटा है, और इसका मतलब हुआ कि वो हाफ प्लेन जिसमें ओरिजिन आता है वो रिक्वायर्ड हाफ प्लेन, तो वो रिक्वायर्ड हाफ प्लेन है ये 3x प्लस 4y इक्वल टू 8 को ही रिप्रेजेंट करने वाली ये स्ट्रेट लाइन है। तो इससे नीचे की तरफ वाला जो हिस्सा है वो इसका रिक्वायर्ड हाफ प्लेन है। आप ध्यान देंगे कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 8 जो लाइन है वो इसमें शामिल नहीं है, यानी कहने का मतलब ये है कि एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है 3x प्लस 4y लेस देन 8 में और फिजिबल रीजन में, और इस कारण से ही मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो एज देयर इज नो कॉमन पॉइंट, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है किस किस में, इन फिजिबल रीजन एंड सॉल्यूशन सेट ऑफ 3x, सॉल्यूशन सेट ऑफ आप लिखें 60x प्लस 80y लेस देन 160। तो हेंस मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 160। तो z की जो मिनिमम वैल्यू है वो 160 है, और कहां पर एग्जिस्ट करती है वो, विच लाइज ऑन द ऑल पॉइंट्स ज्वाइनिंग a एंड b, क्योंकि a और b दोनों पर ही वैल्यू 160 है। तो a और b को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है उसके हर पॉइंट पर ही वैल्यू मिनिमम है। मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 160 विच लाइज ऑन every point of line segment AB। तो जब अनबाउंडेड हो तो आपको ये बात जरूर चेक करनी है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब उसके बाद में हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। आप इतने अगले क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ें। तो अगला जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, हम उसे एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट, एंड अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 100 ग्राम ऑफ फ्लोर and 50 gram of fat. Find the maximum numbers of cakes which can be made from 5 kg flour and 1 kg fat, assuming that there is no shortage of the other ingredients used to making the cakes. तो आपने समझा होगा कि इस क्वेश्चन में हमें दो प्रकार के केक बनाने के लिए कहा जाता है। केक बनाने के लिए दोनों ही प्रकार में दो ही पदार्थों का इस्तेमाल हो रहा है, फ्लोर यानी आटा, फैट यानी कोई भी घी या मक्खन या मलाई जैसी कोई भी चीज़। अब दोनों प्रकार में जो हमारे पास सामान उपलब्ध है उसकी जानकारी दी हुई है। हमें उपलब्ध सामान से अधिकतम कितने केक्स बनाए जा सकते हैं वो बताना है। तो मान लेते हैं ये जो दो टाइप के केक्स हैं उन्हें हम टाइप ए और टाइप बी का नाम देते हैं, केक ए और केक बी। बनाने के लिए चाहिए फ्लोर और फैट।
तो फ्लोर बनाने की जो आवश्यकता है ए टाइप का बनाने के लिए, एक केक के लिए 200 ग्राम टाइप ए और फैट चाहिए उसको बनाने के लिए 25 ग्राम। जबकि जो दूसरा टाइप का केक है उसको बनाने के लिए 100 ग्राम फ्लोर चाहिए, जबकि 50 ग्राम फैट चाहिए। अगर सामान की उपलब्धता की बात करें तो जो फ्लोर है वो 5 केजी है, तो ये अवेलेबिलिटी हम लिख लेते हैं, कितना उपलब्ध है, 5 केजी है। लेकिन आपको जो पहला काम यहां करना है, किसी भी क्वेश्चन की शुरुआत में कर लें कि जब भी यूनिट्स डिफरेंट हो तो आप पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट करें। तो ये 5 केजी है, इधर ग्राम से, तो आप इसको ग्राम में लिख दें, यानी आपके पास फ्लोर की उपलब्धता 5000 ग्राम है और फैट की उपलब्धता 1 केजी है, जिसे आप 1000 ग्राम लिखें। नंबर ऑफ केक्स हमें अधिकतम करने हैं। मान लेते हैं हम टाइप ए के एक्स केक बना रहे हैं और टाइप बी के वाई केक बनाते हैं। तो अब हम इसको फॉर्मुलेट करते हैं, जो प्रोग्रामिंग हमें करनी है लीनियर प्रॉब्लम के लिए। सबसे पहला काम है जो हमें मैक्सिमाइज करना है वो है नंबर ऑफ केक्स को। मान लेते हैं जेड, हमने इसको नाम दिया, तो मैक्सिमाइज करना है जेड को, इसका मतलब है एक्स प्लस वाई। अब बात करते हैं हम आटे की उपलब्धता की। एक केक को बनाने में जो ए टाइप का, उसको 200 ग्राम आटा लगता है। हमने एक्स केक्स बनाए हैं, तो कंडीशन फॉर फ्लोर, तो फ्लोर के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि आपने एक्स केक बनाने हैं, एक केक बनाने में 200 ग्राम आटा लगता है, तो कुल आटा आपका खर्च हुआ 200 इंटू एक्स ग्राम। और बी टाइप के वाई केक बनाने में 100 इंटू वाई यानी 100 वाई। और ये क्योंकि सारा ही काम आपको 5000 ग्राम के अंदर अंदर कर लेना है। आप इस पूरी इक्वेशन को अगर आप 100 से भाग दे दें तो आप इसको लिख सकते हैं 2x प्लस वाई लेस और इक्वल टू 25। ये पहली इक्वेशन। अगर आप बात करें फैट के लिए, कंडीशन फॉर फैट, तो एक्स केक बनाने में टाइप ए के जो फैट खर्च हो गया वो 25x ग्राम हुआ। ऐसे ही वाई केक आपने बनाए, हर केक में 50 ग्राम फैट लगा, तो कुल फैट जो खर्च हो गया 50 इंटू वाई ग्राम हो गया। लेकिन फैट क्योंकि आपके पास 1000 ग्राम ही है, तो सारा काम 1000 ग्राम के अंदर अंदर करना है। आप इस इक्वेशन को 25 से भाग दे सकते हैं, तो 25 से भाग देंगे तो आप लिखेंगे x प्लस 2y और यहां पर आपको मिलेगा 40। तो ये दूसरी इक्वेशन। और साथ में जो कंडीशन बन रही है वो ये है कि x और y दोनों ही नंबर ऑफ केक्स नॉन नेगेटिव होने चाहिए। तो ये हमारी एलपीपी बनकर तैयार हो गई। हम इसको वापस लिख लेते हैं इकट्ठा। तो एलपीपी हमारी है कि z जो है वो x प्लस वाई है। पहली कंडीशन है 2x प्लस वाई 25 से कम है, और दूसरी कंडीशन है x प्लस 2y 40 से कम, और x और y दोनों ही ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिखेंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस होंगी 2x प्लस वाई बराबर 25, और दूसरी इक्वेशन हम इसको चाहें तो साथ ही बदल भी लें। इंटरसेप्ट फॉर्म में आप लिखेंगे x को डिवाइड करेंगे 25/2 यानी 25/2, y को भाग करा है 25 से बराबर 1। ये हमारी वही इक्वेशन है पहले नंबर की। और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y बराबर 40।
आप 40 से भाग देंगे, x को 40 से भाग देंगे, 2y को 40 से भाग देंगे तो आप y बटा 20 भी लिख सकते हैं बराबर 1। ये दूसरी इक्वेशन। इनको अब ग्राफ पर ड्रा करने से पहले हम एक अंदाज़ा लगा लें कि हमें कितनी यूनिट्स रखनी है ग्राफ में। ये 25/2 यानी 12.5 12.5 है, ये 20। तो आप लिखें यहाँ पर ग्राफ बनाएं। तो x एक्सिस पर आपको 40 यूनिट तक ले लेना है। तो मान लेते हैं हम 5-5 यूनिट का गैप रखते हैं, लेकिन ये गैप आप स्केल मानकर अपने ग्राफ पर बनाएंगे तो आपका ग्राफ भी बिल्कुल सही बनेगा, आपके रिजल्ट्स बिल्कुल सही आएंगे। y एक्सिस पर आपको 25 यूनिट तक शो करना है, तो आप 5-5 का गैप लेते हुए बना सकते हैं, लेकिन ये स्पेसिंग आपकी इक्वल होनी चाहिए। ये y एक्सिस है, इधर आप x एक्सिस शो करें। पहली लाइन ड्रा करने के लिए x पर 25/2 यानी 12.5 पर निशान लगा लें और y पर 25 पर, और इनको ज्वाइन कर दें। और आप यहां लिख दें कि ये जो ग्राफ है वो 2x + y बराबर 25 का है। अब इसका सॉल्यूशन सेट ढूंढना है, तो हम इसमें ओरिजिन का यूज करेंगे। हमें मिलेगा 0 25 से छोटा है, यानी ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करता है। और इसका अर्थ ये हुआ कि जिस तरफ ओरिजिन है वही रिक्वायर्ड हाफ प्लेन है, यानी इस लाइन से नीचे वाला रीजन रिक्वायर्ड हाफ प्लेन में आएगा। दूसरी इक्वेशन है जहां x पर 40 पे निशान लगाना है और y के लिए 20 पर, और दोनों को मिला दें और यहां लिख देंगे x + 2y बराबर 40। अब यहां पर आप देखें, एक बार फिर ओरिजिन इसमें रखते हैं, हमें मिलता है 0 40 से छोटा है, यानी ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करता है। ओरिजिन सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब हुआ कि ओरिजिन इसके हाफ प्लेन में है, तो इससे भी नीचे नीचे का जो रीजन है वही हमारा रिक्वायर्ड रीजन है। साथ में x और y भी पॉजिटिव है, इसका मतलब हुआ कि ये जो हमने एरिया शेड करा है वही हमारा रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन है, जो हम OABC के नाम से जान रहे हैं। तो यहां पर OABC इज रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन। अब रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन में 3 पॉइंट्स तो हमें सीधे तौर पर मालूम है। यहां पर ओरिजिन तो क्लियर है, ए पॉइंट हम ले सकते हैं। ए पॉइंट है 25/2 और 0, सी पॉइंट है 0 और 20, और बी पॉइंट को हमें फाइंड करना है। बी पॉइंट को फाइंड करने के लिए दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं 2x + y बराबर 25 को और x + 2y बराबर 40 को। तो इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 4x + 2y बराबर 25, जबकि दूसरी इक्वेशन है x + 2y बराबर 40। अब आप माइनस कर दीजिए,